स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात कर रहे थे नेटवर्क थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी के अंदर अपन पढ़ रहे थे एसी एनालिसिस। और लास्ट लेक्चर में अपन ने कंप्लीट किया था, कंसेप्ट ऑफ इंपेडेंस पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ एडमिटेंस पढ़ा था। वो सारी बातें अपन लास्ट लेक्चर के दौरान की थी। आज अपन नेटवर्क को सोल्व करने के तरीके सीखेंगे। आरसी सीरीज आरसी नेटवर्क को कैसे सोल्व करते हैं, सीरीज आरएल नेटवर्क को कैसे फेजर डोमेन के अंदर सोल्व करते हैं, वो सारे तरीके अपन आज पढ़ने वाले हैं। फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं किसी नेटवर्क का, फेजर नेटवर्क की मदद से अपन फेजर डोमेन के अंदर कैसे नेटवर्क को सोल्व करते हैं, वो सारी बातें अपन इस लेक्चर के दौरान करने वाले हैं। तो अपन सबसे फर्स्ट बात करेंगे सीरीज आरएल नेटवर्क। आप हेडिंग डालो सीरीज आरएल नेटवर्क। और ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही है बेसिक। अगर सीरीज आरएल सीखेंगे, सीरीज आरसी सीखेंगे, फिर पैरेलल आरएल सीखेंगे, पैरेलल आरएलसी सीखेंगे, और फिर अपन रेजोनेंस पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर आपको कैसा भी इसके अगर कॉम्बिनेशन का नेटवर्क आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, रैंडम नेटवर्क भी आपको एग्जामिनर दे, तो आप फेजर की मदद से किसी भी नेटवर्क को सोल्व कर सकते हो। आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इंडक्टर में वोल्टेज फेजार है ना, करंट फेजार से 90 से लीड करता है। रजिस्टर में करंट फेजार वोल्टेज फेजार एक ही फेज में होते हैं, और इंडक्ट और अपना कैपेसिटर में करंट फेजार वोल्टेज फेजार से 90 डिग्री लीड करता है। ये छोटी छोटी चीजों का बेसिक आइडिया अगर आपको हो गया, जिसकी बात अपने लास्ट लेक्चर में की थी, तो आपके लिए फेजार डोमेन के अंदर किसी नेटवर्क को हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सीरीज आरएल नेटवर्क। मैं सारी बात करूंगा बेसिक, कैसे एक अपन को टाइम डोमेन के अंदर अपन को नेटवर्क देगा एग्जामिनर, और उसको अपन को फेजर डोमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको कैसे सोल्व करेंगे फेजर डायग्राम की मदद से, वो सारी बातें मैं करने वाला हूं। मान लो आपको एक एग्जामिनर एक सीरीज आरएल नेटवर्क दे दे, कुछ ऐसा। मान लो ये दे दे आर और एल आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। मैंने बताया था अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो दोनों से करंट क्या होती है, सेम फ्लो होती है। और इसके एक्रॉस एक साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स आपको प्रोवाइड कर दिया अगर एग्जामिनर। मान लो ये कोई एक साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स है जिसकी पोलरिटी वी प्लस माइनस है, और इसकी वैल्यू मान लो वीटी है। ये आपको एक नेटवर्क एग्जामिनर प्रोवाइड करे, और आपको कुछ भी कोई भी रेस्पॉन्स पूछ ले, यानी कुछ भी रेस्पॉन्स इस आर के एक्रॉस वीटी पूछ ले, वी आर टी पूछ ले, इस इंडक्टर के एक्रॉस वीएलटी की वैल्यू पूछ ले, या इस नेटवर्क से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू आईटी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं। या फिर इस नेटवर्क के पावर फैक्टर या सप्लाई पावर फैक्टर या इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। वो सारी बातें अपन करेंगे। एग्जामिनर ने आपको एक टाइम डोमेन के अंदर नेटवर्क दिया है, वो कुछ भी पूछ सकता है। ये वीआरटी भी पूछ सकता है, वीआरटी कितना होगा, वीएलटी कितना होगा, आईटी कितना होगा, इनपुट या सप्लाई पावर फैक्टर क्या होगा, वो सारी बातें अपन इस लेक्चर के दौरान करने वाले हैं। लेकिन ऐसे नेटवर्क, जब नेटवर्क आपको ऐसी नेटवर्क एग्जामिनर प्रोवाइड करे, तो इसको टाइम डोमेन के अंदर सोल्व करना डिफिकल्ट रहता है। तो अपन पहले इस नेटवर्क को फेजर डोमेन के अंदर चेंज करते हैं। सबसे पहला अपन का काम होगा, ये जो टाइम डोमेन का नेटवर्क है, इसको फेजर डोमेन के अंदर अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो एग्जामिनर ने आपको वीटी प्रोवाइड कर दिया है, वीटी इक्वल टू इसकी पिक वैल्यू वीएम शाइन ओमेगा टी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। इस सर्किट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा है। और वीटी का फेज, मान लो फेज थीटा ना देके उसने मैं वीटी का फेज हमेशा थीटा वी लूंगा। क्या लूंगा, थीटा वी लूंगा। मान लो ये एग्जामिनर ने आपको प्रोवाइड कर दिया, वीटी की वैल्यू भी एग्जामिनर ने आपको प्रोवाइड कर दी। तो मेरे को बताओ वीटी की पिक वैल्यू कितनी है, पिक वैल्यू या एम्पलीट्यूड कितना है, वीएम है। तो इसकी आरएमएस वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, आरएमएस वैल्यू को मैं सिंपली वी से लिखूंगा और पिक वैल्यू को वीएम से लिखूंगा। वीएम का मतलब पिक वैल्यू, और सिंपली वी का मतलब आरएमएस वैल्यू, और वीटी का मतलब टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल को वीटी से लिखूंगा। तो वी की वैल्यू क्या होती है, वीएम अपॉन √2 ही तो होती है। किसी भी साइनसोइडल सिग्नल की आरएमएस वैल्यू यही तो होती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जामिनर ने आपको एक आरएल नेटवर्क प्रोवाइड किया, जिसके अंदर वीआरटी पूछ सकता है, वीएलटी पूछ सकता है, आईटी पूछ सकता है, वीटी आपको गिवन है, और आर की वैल्यू आपको गिवन है, और एल की वैल्यू मान लो आपको कुछ भी गिवन है, और इस नेटवर्क को सोल्व करने की बात वो कर रहा है। तो देखो, पहली चीज तो मैंने एक लास्ट लेक्चर में बताई थी, अगर सोर्स साइनसोइडल है तो इस नेटवर्क का कोई भी रेस्पॉन्स, चाहे वीआरटी बोलो, चाहे वीएलटी बोलो, चाहे आईटी, वो भी साइनसोइडल नेचर के ही होंगे। एक साइनसोइडल नेटवर्क क्या, हर एक रेस्पॉन्स, चाहे वो वोल्टेज रेस्पॉन्स हो, चाहे किसी एलिमेंट के अक्रॉस
वोल्टेज का रेस्पॉन्स हो, चाहे इससे फ्लो होने वाली करंट रेस्पॉन्स हो, वो सारे के सारे साइनोसॉइडल नेचर के होंगे। क्योंकि अगर अगर मेरा सोर्स साइनोसॉइडल नेचर का है, किसी नेटवर्क के अंदर जितने सोर्सेस लगे हैं वो सारे अगर साइनोसॉइडल नेचर के हैं, तो नेटवर्क का किसी भी ब्रांच का रेस्पॉन्स यानी किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप या फिर किसी भी एलिमेंट से फ्लो होने वाली करंट, वो भी साइनोसॉइडल नेचर की ही होगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये आईटी भी साइनोसॉइडल नेचर का होगा, वीआरटी भी साइनोसॉइडल नेचर का होगा, वीएलटी भी साइनोसॉइडल नेचर का ही होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इस नेटवर्क को टाइम डोमेन के अंदर अपन सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो पहले इस नेटवर्क को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन के अंदर लेके जाते हैं। टाइम डोमेन से फेजर डोमेन के अंदर किसी भी अगर सर्किट को लेके जाते हैं, तो सबसे पहले मैं इनकी बात करता हूं पैसिव एलिमेंट्स की। मैं बात करूंगा रजिस्टर और इंडक्टर की। अगर एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं, दिमाग में रखना, याद रखना, अगर एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं तो फेजर डोमेन में उनके इक्विवेलेंट इंपेडेंस से रिप्लेस किया जाता है। और अगर एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड है किसी ऐसी सर्किट का, तो उसका फेजर इक्विवेलेंट के अंदर अपन उनके एडमिटेंस से रिप्लेस करते हैं, ताकि अपन नेटवर्क आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे को बताओ, किसी भी रजिस्टर का इंपेडेंस कितना होता है? लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी, किसी भी रजिस्टर का इंपेडेंस कितना होता है? आर ही होता है। जबकि किसी इंडक्टर का इंपेडेंस कितना होता है? जे एक्सएल होता है। जहां एक्सएल क्या होता है? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। और इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है एक्सएल को। इस इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या है? ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एक्सएल की वैल्यू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और इंडक्टेंस पे डिपेंड करती है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो इस नेटवर्क को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन के अंदर मैं लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे पैसिव सर्किट एलिमेंट्स की। रजिस्टर और इंडक्टर को अपन कैसे रिप्लेस करेंगे, फिर मैं बात करूंगा वोल्टेज और करंट सिग्नल्स को अपन कैसे रिप्लेस करते हैं, उसकी बात करेंगे बाद में। सबसे पहले मैं बात करूंगा रजिस्टर और इंडक्टर की। रजिस्टर और इंडक्टर हमेशा अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके इंपेडेंस से रिप्लेस होंगे। किससे रिप्लेस होंगे? इंपेडेंस से। तो मेरे को बताओ, रजिस्टर का इंपेडेंस कितना होता है? आर ही होता है। और इंडक्टर का इंपेडेंस कितना होता है? जे एक्सएल होता है। तो यहां क्या आ जाएगा? जे एक्सएल। इसको अगर मैं नाम देता हूं Z1 देता हूं, तो ये मान लो ये अपना क्या हो गया? Z2 हो गया। Z2 किसका इंपेडेंस हो गया? इंडक्टर का इंपेडेंस हो गया। Z1 किसका इंपेडेंस हो गया? रजिस्टर का इंपेडेंस हो गया। रजिस्टर का इंपेडेंस आर ही होता है, जबकि एक इंडक्टर का इंपेडेंस कितना होता है? जे एक्सएल होता है। तो ये मेरा Z2 क्या हो गया? जे एक्सएल। Z1 क्या हो गया? आर। अब अपन इस वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज और करंट है ना, सिग्नल्स की बात करेंगे। एक साइनोसॉइडल सोर्स है, इसको टाइम डोमेन से फेजर डोमेन के अंदर कैसे लेके जाते हैं, ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में की थी। और इधर आपको और कर देता हूं। मैंने कहा था फेजर दो तरीके के होते हैं, एक आरएमएस वैल्यू फेजर होता है, एक पीक वैल्यू फेजर होता है। लेकिन अपन हमेशा आरएमएस वैल्यू फेजर को लेके ही चलेंगे। तो मेरे को बताओ, ये वीटी क्या है? साइनोसॉइडल सिग्नल। इसका करस्पॉन्डिंग फेजर इक्विवेलेंट क्या होगा? वी फेजर कितना होगा? मेरे को बताओ, वी फेजर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो होता है फेजर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसके आरएमएस वैल्यू। इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है? वी है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा। और इसका एंगल कितना हो जाएगा? जो इसका एंगल है, वीटी का एंगल कितना है? वीटी का फेज कितना है? थीटा वी। तो इसका भी फेज कितना हो जाएगा? थीटा वी। ये मेरा हो गया, वी फेजर को मैंने चेंज कर दिया। और मैंने बताया था, किसी भी ऐसी अगर नेटवर्क है तो उसका हर एक रेस्पॉन्स, चाहे वो करंट रेस्पॉन्स हो चाहे वोल्टेज रेस्पॉन्स हो, वो भी साइनोसॉइडल नेचर का ही होगा। अपन को आईटी फाइंड आउट करना है, वीआरटी फाइंड आउट करना है, वीएलटी फाइंड आउट करना है। तो मैं इनको भी, मैं ऐसे तो पक्का ये साइनोसॉइडल सोर्स है, ये भी है, किस नेचर के होंगे? साइनोसॉइडल नेचर के ही होंगे, क्योंकि मेरे पास सोर्स कौन सा है? साइनोसॉइडल सोर्स है। तो रेस्पॉन्स भी कैसे आएंगे? साइनोसॉइडल रेस्पॉन्स आएंगे। और साइनोसॉइडल रेस्पॉन्स है, ये भी साइनोसॉइडल नेचर का है, ये भी साइनोसॉइडल नेचर का है। तो इसके करस्पॉन्डिंग फेजर में भी इनका इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा? आपको मैंने बताया था कि फेजर ओनली फॉर साइनोसॉइडल सिग्नल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये भी साइनोसॉइडल नेचर का, ये भी साइनोसॉइडल नेचर का, ये भी साइनोसॉइडल नेचर का। मैंने एज्यूम कर लिया कि आईटी का फेजर डोमेन इक्विवेलेंट हो जाएगा आई बार या आई फेजर। मैंने एज्यूम कर लिया वीआरटी का फेजर इक्विवेलेंट हो गया वी आर फेजर। और मैंने एज्यूम कर दिया वीएलटी का फेजर इक्विवेलेंट हो गया
वी एल फेजार। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मैं इसकी वैल्यू अगर मेरे को मिल जाएगी, आई फेजार की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं आई टी आसानी से निकाल सकता हूं। मैंने बताया था फेजार डोमेन से टाइम डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कैसे जाते हैं, वापस रिवर्स कैसे आते हैं, पीक वैल्यू फेजार में रिवर्स कैसे आते हैं, आरएमएस वैल्यू फेजार में रिवर्स कैसे आते हैं, वो सारी बातें अपन कर चुके हैं। देखो आईटी का फेजार इक्विवेलेंट आई फेजार, वीआरटी का फेजार इक्विवेलेंट वीआर फेजार, वीएलटी का फेजार इक्विवेलेंट वीएल फेजार। तो वीआरटी की जगह कितना आ जाएगा, वीआर फेजार। वीएल की जगह कितना आ जाएगा, वीएल फेजार। आईटी की जगह कितना आ जाएगा, आई फेजार। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा पैसिव एलिमेंट को कैसे लेके जाते हैं और वोल्टेज और करंट सिग्नल को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कैसे चेंज करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन का टाइम डोमेन का नेटवर्क था, इसको अपन ने फेजर डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा कन्वर्ट कैसे करते हैं टाइम डोमेन से फेजर डोमेन के अंदर। अब मैं इस अगर टाइम डोमेन के नेटवर्क को क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। अब अपन को फेजर डोमेन के अंदर इस नेटवर्क को क्या करना है, सोल्व करना है। फेजर डोमेन के अंदर अपन नेटवर्क को सोल्व करना है अपन को। वी फेजर क्या हो गया, वी एंगल थीटा वी, ये अपन ने चेंज कर लिया। अब इस नेटवर्क को मेरे को क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था, R1 प्लस R2। तो ये इंपेडेंस भी रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं। जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं तो ये भी सीरीज में ऐड होते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम होती है, इंपेडेंस की यूनिट भी ओम होती है। ऐसे भी आप याद रखते हो। सीरीज में क्या होते थे, जैसे अपन का रजिस्टर ऐड होता था, दो रजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 और R2 थी, सीरीज में होते तो इक्विवेलेंट क्या होता था, R1 प्लस R2 था। तो यहां पर इक्विवेलेंट क्या आएगा, इनका Z1 और Z2 का इक्विवेलेंट क्या आएगा, Z1 प्लस Z2। और इनका इक्विवेलेंट मैंने एज्यूम कर लिया Z, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Z1 प्लस, ये एक एलिमेंट है जिसका इंपेडेंस है Z1, ये सेकंड एलिमेंट है जिसका इंपेडेंस है Z2। तो इक्विवेलेंट इंपेडेंस कितना आ जाएगा, Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2। सोर्स कितना इंपेडेंस सीन करेगा, Z सीन करेगा। और Z की वैल्यू कितनी आएगी, Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू कितनी है, R। Z2 की वैल्यू कितनी है, JX। इस नेटवर्क को अपन ऐसे भी बना सकते हैं, Z1 और Z2 का इक्विवेलेंट कितना हो गया, Z हो गया, और इनके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स आ गया अपना V फेजार, और इनमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I फेजार। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। Z1 और Z2 का इक्विवेलेंट कितना है, Z है। Z की वैल्यू कितनी है, Z1 प्लस Z2। Z इक्वल टू R प्लस JXL। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और कल अपन ने पढ़ा था Z क्या होता है, यहां से ये भी लिख सकते हैं V फेजार अपॉन I फेजार, ये भी लिखा जा सकता है। अगर किसी एलिमेंट में अक्रॉस पोटेंशियल V फेजार और उससे करंट I फेजार निकल रही है, उससे फ्लो होने वाली करंट I फेजार है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल V फेजार है, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, V फेजार अपॉन I फेजार। ये भी आपको मैंने कल बताया था। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो ये भी क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मेरे को बताओ Z का मैग्नीट्यूड कितना होगा। Z का मैग्नीट्यूड सिंपली क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। Z का मैंने बताया था मैग्नीट्यूड को अपन, Z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, मोड Z एंगल थीटा भी लिखते हैं। Z के फेज को मैं हमेशा थीटा से लिखता हूं और एडमिटेंस के फेज को मैं हमेशा फाई से लिखता हूं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ये Z इसका मैग्नीट्यूड मोड Z है और इसका एंगल फेज कितना है, थीटा है। मेरे को बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, इधर से थीटा हो जाएगी tan इनवर्स XL अपॉन R। होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो यहां से आपको पता हुआ कि थीटा तो क्या है। अब देखो ये इसका फेज है, किसका, इंपेडेंस का फेज थीटा है। तो यहां से एक इक्वेशन आ सकती है, इसका फेज थीटा है, ये क्या V फेजार और I फेजार का रेशियो है। मतलब थीटा इक्वल टू वोल्टेज का फेज माइनस करंट का फेज होगा या नहीं होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशियो है Z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन फेजर क्वांटिटी नहीं है। V क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, फेजर एक क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो होता है। V भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, I भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशियो ही तो है। मैंने इसका फेज एज्यूम कर लिया थीटा V और I का फेज एज्यूम कर लिया थीटा I। तो मेरे को बताओ थीटा क्या होगा, थीटा V माइनस थीटा I तो होगा। और इस इक्वेशन के हिसाब से मैं बता सकता हूँ थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
मैंने करंट का फेज एज्यूम कर लिया थीटा आई, वोल्टेज का फेजर अपने एज्यूम कर लिया थीटा वी, जो अपन के क्वेश्चन के अंदर, ये तो अपन को क्वेश्चन के अंदर क्या था, गिवन था। और मैंने एज्यूम क्या किया, मैंने एज्यूम किया है कि आई फेजर इक्वल टू इसका आरएमएस वैल्यू आई एज्यूम कर ली, और इसका फेज कितना एज्यूम कर लिया, थीटा आई। ये मैंने क्या किया, एज्यूम किया, मेरे को आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और थीटा आई की वैल्यू भी फाइंड आउट, ये मैंने एज्यूम किया है और ये मेरे को एग्जामिनर के द्वारा गिवन। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और इंपेडेंस का एंगल वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल होता है, ये तो आपने को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ये क्या है, थीटा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल इस इक्वेशन से अपन को पता चल रहा है। तो यहां से मैं अगर बनाऊंगा तो क्या आएगा, वोल्टेज करंट से क्या करेगा, लीड करेगा। वोल्टेज क्या करेगा, करंट से लीड करेगा। तो मेरे को बताओ, जब वोल्टेज करंट से लीड करता है तो कौन सा नेटवर्क होता है, पावर फैक्टर लीडिंग नेटवर्क होता है या पावर फैक्टर लैगिंग नेटवर्क होता है। तो वोल्टेज करंट से लीड करता है तो ऐसे नेटवर्क को पावर फैक्टर लैगिंग नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर लैगिंग नेटवर्क। जब करंट लीड करता है ना वोल्टेज से, उसको बोलता है पावर फैक्टर लीडिंग नेटवर्क। यहां पर वोल्टेज करंट से लीड करता है तो पावर फैक्टर लैगिंग नेटवर्क बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं। तो मेरे को बताओ पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आपको पता है पावर फैक्टर क्या होता है, कोस ऑफ इंपेडेंस एंगल होता है। लास्ट लेक्चर में अपन बात की थी, कोस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई तो होता है अपना, क्या होता है, पावर फैक्टर। तो थीटा वी माइनस थीटा आई क्या है, एंगल ऑफ इंपेडेंस। तो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा कोस थीटा। नेचर कैसा होगा, वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है तो इसका नेचर कैसा होगा, लैगिंग नेचर का पावर फैक्टर होगा। और पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा। यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब अपन कुछ और बात करते हैं इस नेटवर्क की। मैं नेटवर्क को एक बार वापस बना देता हूँ। ये मेरा आर, ये मेरा एल। अपन ने पावर फैक्टर की भी बात की है, पावर फैक्टर के तभी और करेंगे बहुत डिटेल से, लेकिन ये अपन का नेटवर्क था। मेरे को बताओ इस नेटवर्क के अंदर अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले स्लाइड में पढ़ा था, वी फेजर अपॉन आई फेजर होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो मेरे को बताओ, अगर मेरे को आई फेजर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आई फेजर लिख सकता हूँ वी फेजर अपॉन जेड, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, आप ही बताओ। वी फेजर अपॉन जेड, और वी फेजर की वैल्यू अपन को एग्जामिनर के द्वारा गिवन थी, जिसको अपने फेजर डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। वी एंगल थीटा वी थी, अपॉन क्या आ जाएगा, जेड। जेड का मैग्नीट्यूड मेरे को पता है कितना था, ये थीटा वी। जेड का मैग्नीट्यूड कितना है, मोड जेड। इसका एंगल कितना है, थीटा। था या नहीं था, बिल्कुल था। मोड जेड एंगल थीटा था, इसका मैग्नीट्यूड। अब बताओ, मैं देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड तो क्या होगा, डिवाइड होगा। फेज क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ये अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बात की थी। तो क्या हो जाएगा, v अपॉन मोड जेड, ये तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और इसका फेज कितना हो जाएगा, थीटा वी माइनस थीटा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आई फेजर। और v अपॉन मोड जेड को मैं एज्यूम कर लेता हूं आई आरएमएस। ये क्या होगी, इस आई की आरएमएस वैल्यू तो होगी। जो भी फेजर क्वांटिटी में उसका एम्पलीट्यूड होता है वो उस करंट की आरएमएस वैल्यू तो होती है, और ये उसका फेज होता है। तो फेज कितना आ जाएगा, थीटा आई कितना मिला अपन को, थीटा वी माइनस थीटा। और इसको अपन ऐसे, यही तो अपने एज्यूम किया था, आई एंगल थीटा आई। तो थीटा आई क्या मिल गया मेरे को, थीटा वी माइनस थीटा मिल गया। और आई क्या मिल गया, आई क्या था, उस करंट की आरएमएस वैल्यू, आई टी की आरएमएस वैल्यू आई है। और आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वी अपॉन मोड जेड। आई होप यहां तक आपको पता चला होगा। ये चीज, ये तो बेसिक है, कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अपन खेल रहे हैं। अपन को पता है जेड क्या होता है, वी फेजर अपॉन आई फेजर। वी फेजर अपॉन, तो मेरे को अगर आई फेजर फाइंड आउट करना है, क्योंकि मेरे को आई टी फाइंड आउट करना है। आई टी फाइंड आउट करने के लिए मेरे को आई फेजर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आई फेजर क्या हो जाएगा, वी फेजर अपॉन जेड। वी फेजर की वैल्यू थी, अपन ने आरएमएस वैल्यू फेजर लिया था, आपको पता है। तो आरएमएस वैल्यू फेजर वी एंगल थीटा वी, जो कि एग्जामिनर के द्वारा अपन को क्या था, गिवन था। अपॉन में क्या आ जाएगा, जेड। जेड का एम्पलीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, मोड जेड। एंगल कितना है, थीटा। तो वी एंगल थीटा वी अपॉन मोड जेड एंगल थीटा हो जाएगा। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड होते हैं तो उनके एम्पलीट्यूड आपस में क्या होता है, डिवाइड होता है। फेज क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। और अपने एज्यूम क्या 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 था पिछले स्लाइड में, आई फेजर इक्वल टू आई एंगल थीटा, आई एज्यूम क्या था।
तो देखो इसको मैंने लिख दिया आई फेजर इक्वल टू आई एंगल थीटा आई। आई क्या थी? आई टी की आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू अपन को कितनी मिली? वीटी की आरएमएस वैल्यू अपॉन मोड जेड। और एंगल कितना मिला? थीटा आई कितना मिला? करंट का फेज कितना मिला? थीटा वी माइनस थीटा। ये मेरे को मिल गया आई फेजर। तो देखो आई फेजर अपन को कितना मिला? आई फेजर को अपन ने एज्यूम किया था आई एंगल थीटा आई, जो वी अपॉन मोड जेड एंगल थीटा वी माइनस थीटा अपन को मिली थी। यही तो मिली थी अपन को। अब इस सिग्नल को अपन फेजर डोमेन से टाइम डोमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप ही बताओ। मैंने पिछली स्लाइड में, पिछले लेक्चर में बताया था, मेरे को अगर आईटी फाइंड आउट करना है तो मेरे को बताओ ये आरएमएस वैल्यू है या पिक वैल्यू है? तो आप अपने स्टार्टिंग में आरएमएस वैल्यू फेजर लिया था, तो ये आरएमएस वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? v अपॉन मोड जेड। इसको पिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए √2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मेरे को बताओ सोर्स किस नेचर का था अपन का? मैंने हटा दिया। जो अपने सोर्स लिया था स्टार्टिंग में, वोल्टेज सोर्स, वो कैसा था? वो मैंने कुछ ऐसा लिया था, Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी। साइन नेचर का लिया था। कैसा लिया था? साइन। तो यहां पर भी क्या आएगा? साइन ही आएगा। साइन। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम वो की वो। थीटा आई की जगह कितना आ जाएगा? थीटा वी माइनस थीटा। ये IT की वैल्यू मेरे को मिल गई। और आपको पता है v√2 की जगह मैं Vm भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? Vm एंगल मोड जेड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी माइनस थीटा। ये मेरे को क्या मिल गया? IT मिल गया। आई होप IT तो आपको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। IT में तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, बहुत इजी ने। अगर आपको IT फाइंड आउट करना तो सिंपली आप ये दिमाग में रखो, IT इक्वल टू, आप ऐसे भी दिमाग में रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा VT अपॉन जेड। सिंपली ये दिमाग में रखो तो भी आंसर आ जाएगा। VT एग्जामिनर अपने कितना प्रोवाइड किया था? Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी अपॉन जेड है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? मोड जेड। एंगल कितना है इसका? थीटा। तो देखो एम्पलीट्यूड आपस में क्या हो जाएंगे? इंडिविजुअल अलग कर दो। Vm अपॉन बार कितना आ जाएगा? मोड जेड। ये थीटा इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट होगा, साइन के एंगल के अंदर से। तो आप सीधा भी बता सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी माइनस थीटा। ये मेरी IT की वैल्यू मिल जाएगी। IT आप ऐसे भी ध्यान रखो, VT अपॉन जेड। जेड की जगह क्या लिखो? मोड जेड एंगल थीटा। इंपेडेंस का मैग्नीट्यूड और उसका फेज। मैग्नीट्यूड Vm के नीचे आ जाएगा और फेज इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा थीटा V से। ये आंसर मिल गया अपन को। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं इसके फेजर डायग्राम की मदद से कैसे नेटवर्क को बहुत इजी बन जाएगा। ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो अगर आप फेजर की हेल्प नहीं लेना चाहो तो आप ऐसे करोगे, वरना फेजर की मदद से आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे अपना ये नेटवर्क था ना, ये मेरा R था, ये मेरा L था, सॉरी ये क्या था? JXL था, ये R था, ये मेरा क्या था? V फेजर था, ये मेरा I फेजर था, ये मेरा VR फेजर था, ये मेरा VL फेजर था। और एग्जाम अपन ने V फेजर कितना किया था? V एंगल थीटा V था। I फेजर कितना था अपन का? अपन ने फाइंड आउट किया था ना, V एंगल मोड जेड एंगल कितना था? थीटा V माइनस थीटा। यही तो था अपन ने पिछले स्लाइड में तो निकाला था। आई फेजर क्या होगा? V अपॉन मोड जेड एंगल थीटा V माइनस थीटा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, I एंगल थीटा I। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे को बताओ VR फेजर क्या होगा? सिंपली VR क्या हो गया? यही तो होता है I इंटू R। I फेजर डॉट R। आई फेजर की वैल्यू कितनी है? आई फेजर की वैल्यू वो अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा? आई एंगल थीटा आई डॉट आर। आर तो क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? आई आर एंगल थीटा आई। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ये हो जाएगा वी आर। अगर मैं बात करूं वी एल क्या होगा, तो वी एल क्या होगा? आई रिलेशनशिप क्या होता है किसी इंडक्टर का? वो हो जाएगा जे एक्सएल डॉट आई फेजर। होगा या नहीं होगा? आई फेजर की मैं अगर वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? जे एक्सएल आई फेजर का आई एंगल थीटा आई। होगा या नहीं होगा? और जे की जगह आपको पता होगा, तो जे को अगर मैं फेजर में रिप्रेजेंट करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं 1 एंगल
90 डिग्री। तो फेज ऐड हो जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्सएल। एंगल कितना हो जाएगा, थीटा आई प्लस 90। ये मेरा क्या हो जाएगा, वी एल फेजर। होगा या नहीं होगा? ऐसे भी आप अगर फेजर की हेल्प लेना नहीं चाहते हो तो ये सॉल्व कर सकते हो। ये आपका वी आर मिल गया आपको, वी आर इक्वल टू आई आर फेज थीटा आई, वी एल आई एक्स एल थीटा आई प्लस 90, आई फेज आर इक्वल टू आई एंगल थीटा, आई की वैल्यू वी अपॉन मोड जेड, थीटा आई की वैल्यू थीटा वी माइनस थीटा। आप अगर किसी को भी इसको अगर आपको टाइम डोमेन के अंदर कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या लिखोगे, वी आर टी। ये कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, तो आरएमएस वैल्यू आएगी नहीं, या तो पिक वैल्यू आती है, तो आई आर इंटू रूट टू। और अपने ये सोर्स स्टार्टिंग में अपन को एग्जामिनर जो सोर्स प्रोवाइड किया था वो साइन नेचर का था, तो यहाँ भी क्या आएगा, साइन ओमेगा टी। इसका फेज कितना है, थीटा आई प्लस थीटा। ये मेरा वी आर टी मिल गया। वी एल टी फाइंड आउट करना तो सिंपली कुछ नहीं करना, अगर मेरे को वी एल टी तो आई एक्सएल अंडर रूट टू साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी थीटा आई प्लस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आई होप ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फेजर को हेल्प नहीं लेना है तो बिना फेजर की हेल्प से भी नेटवर्क सोल्व हो सकता है, लेकिन ये क्या टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन फेजर से आप बच नहीं सकते हो। अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो बिना फेजर के सोल्व नहीं होंगे। अब अपन बात करेंगे फेजर की। ये आर हो गया, ये जे एक्सएल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, वी फेजर हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, आई फेजर हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा वी आर फेजर, ये मेरा हो जाएगा वी एल फेजर। अब देखो सीरीज नेटवर्क में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक को रेफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं, या तो वोल्टेज फेजर को रेफरेंस लेते हैं या करंट फेजर को। और सीरीज में कॉमन क्या होती है, करंट होती है, तो करंट को क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। ये सबसे फर्स्ट चीज आपको रेफरेंस लेना आना चाहिए। ये सीरीज है तो सीरीज के अंदर मैंने रेफरेंस ले लिया आई बार, क्या ले लिया, आई फेजर। और अपन ने एज्यूम कर रखा था कि आई फेजर इक्वल टू आई एंगल कितना एज्यूम किया था, थीटा आई। इसकी आरएमएस वैल्यू आई टी की आई और इसका फेज कितना है, थीटा आई। तो ये क्या है, आई एंगल थीटा आई। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर देखो मैंने ये बताया था रजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट और उसके एक्रॉस पोटेंशियल एक ही फेज में होते हैं, तो वी आर और आई एक ही फेज में होंगे, तो वी आर भी कोई इसी साइड होगा या नहीं होगा, वी आर हो, वी आर वेक्टर बोलो या वी आर फेज बोलो या वी आर फेजार बोलो, एक ही चीज है। वी आर वेक्टर बोलो चाहे वी आर बार बोलो, एक ही चीज है। अगर मेरे को देखो वी आर और आई किस फेज में होंगे, आई भी इसी में से फ्लो हो रही है, रजिस्टर में से फ्लो होने वाली करंट और उसके अक्रॉस पोटेंशियल एक ही फेज में होते हैं। तो मेरे को बताओ इसको अपन क्या लिखेंगे, वी आर, और इसका भी फेज कितना होगा, थीटा आई ही होगा। और सिंपली मेरे को पूछेगा वी आर की वैल्यू क्या है, वी आर क्या हो जाएगा, करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी है, आई, और वो रेजिस्टेंस आर है, तो वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई आर। इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, वी आर टी की, वी आर टी की आरएमएस वैल्यू करंट की आरएमएस वैल्यू इंटू आर, बिल्कुल। अब मेरे को बताओ इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल करंट से क्या करता है, 90 डिग्री से लीड करता है। करंट ऐसे तो लीड करेगा तो ऊपर आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल। जहां पर वी आर खत्म हो रहा वहां से वी एल स्टार्ट कर दो, ये मेरा क्या हो जाएगा, वी एल फेजर। मैंने वी एल की आरएमएस वैल्यू एज्यूम कर दी वी एल, और इसका फेज कितना हो जाएगा, इसका फेज सिंपली थीटा आई से क्या होगा, 90 डिग्री ज्यादा होगा, क्योंकि करंट से 90 डिग्री से क्या करेगा, लीड करेगा। और सिंपली मेरे को बताओ वी एल की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी, वी एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आई इंटू एक्सएल मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जो करंट फ्लो हो रही है उसकी आरएमएस वैल्यू आई है और इसके इंपेडेंस का मैग्नीट्यूड कितना है, एक्सएल है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई एक्सएल। और यहां पर अगर मैं केवीएल लगाऊंगा तो केवीएल क्या मिलेगा, V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल। अगर इसके अंदर में केवीएल लगाऊंगा तो V की वैल्यू वी आर प्लस वी एल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो वी आर इस डायरेक्शन में, वी एल इस डायरेक्शन में, तो मेरे को बताओ V किस डायरेक्शन में होगा। ये तो आपको दो वेक्टर एडिशन का लॉ आपने पढ़ा ही होगा, जो ऑपोजिट एरो होता है वो दो सेम डायरेक्शन वाले एरो के एडिशन के इक्वल होता है, वेक्टर लॉ यही तो होता है, वेक्टर का ट्राइंगल लॉ एडिशन। तो ये क्या हो जाएगा, वी फेजर।
होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और वी फेजर आई फेजर से कितना करता है लीड? हमेशा इम्पीडेंस एंगल के इक्वली, तो वी फेजर आई फेजर से क्या करता है? लीड करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जेड क्या होता है? वी फेजर अपॉन आई फेजर को इधर मैं दे देता हूँ, तो अगर इसका फेज लूं तो इसका फेज कितना आ जाएगा? थीटा आई। जेड का फेज कितना है? थीटा। वोल्टेज का फेज कितना मिलेगा? थीटा वी। तो थीटा वी थीटा आई में थीटा ऐड करने से मिलेगा। इसका फेज कितना है? इस आई का फेज थीटा आई है, तो थीटा आई में थीटा ऐड करूंगा तो थीटा वी मिलेगा। क्योंकि इस केस में अपन ने स्टार्टिंग में निकाला था इंपीडेंस एंगल क्या है? पॉजिटिव। जब इंपीडेंस एंगल पॉजिटिव होगा तो इसमें कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे तो थीटा वी मिलेगा। मतलब वोल्टेज फेजर करंट फेजर से क्या करेगा? लीड करेगा। कितने से लीड करेगा? इंपीडेंस एंगल के इक्वल से लीड करेगा। आई होप यहां तक आपको पता चला होगा। तो इसके एम्पलीट्यूड को मैंने एज्यूम कर लिया वी, सिंपली वी एज्यूम कर लिया, और वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इंटू मोड जेड। और एंगल कितना हो जाएगा? इसका एंगल हो जाएगा थीटा आई प्लस थीटा, ये इसका थीटा आई है तो थीटा आई में थीटा ऐड करूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा वी फेजर। और वी फेजर का जो आरएमएस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? आई इंटू मोड जेड। इसकी इंपेडेंस का क्या होगा? मोड हो जाएगा। इसके आरएमएस वैल्यू, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी? वी आर फेजर की आरएमएस वैल्यू, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? आई इंटू आर। VL है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? VL का एम्पलीट्यूड कितना होगा? इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी VL की? आई इंटू इसका इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड कितना? XL है, तो आई इंटू XL हो जाएगी। और नेट वोल्टेज, इसका अपन को आरएमएस वैल्यू पूछे तो क्या होगी? आई इंटू इसका इक्विवेलेंट कितना है? जेड का मोड कितना है? मोड जेड, तो आई इंटू मोड जेड इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। ये मेरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो देखो अब मैं हटा रहा हूं इधर से कुछ, ये हटा रहा हूं। ये क्या वी, ये क्या है? अब मेरे को बताओ, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये 3 लेंथ है। इसका इसके मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा? वी आर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? वी एल है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? वी है। तो यहां से कितना हो जाएगा? वी इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक तो ये निकल गया। अगर मेरे को पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर क्या होता है? कोस ऑफ इंपेडेंस एंगल, कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? वी आर अपॉन वी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। नेचर कैसा होगा? लैगिंग नेचर का होगा, जो अपने स्टार्टिंग में बात की थी। क्योंकि इंडक्टिव नेटवर्क है, इंडक्टिव नेटवर्क के केस में पावर फैक्टर हमेशा क्या आता है? लैगिंग ही आता है, वी आर अपॉन वी आ जाएगा। तो आई होप ये आपको ट्राइंगल भी बनाना आ गया होगा। अब देखो, मैं अगर आई को हटाता हूं तो इधर क्या बचेगा? अब इधर बचेगा मोड जेड। इधर से आई हटाऊंगा, वी आर की वैल्यू किसके इक्वल है? आई आर के। वी एल की वैल्यू किसके इक्वल है? आई एक्सएल से। आई हटा दिया, आई हटा दिया, आई हटा दिया, तो ये मोड जेड, ये एक्सएल और ये आर। तो इसको कुछ नहीं, इसको बोला जाता है इंपेडेंस ट्राइंगल। और इंपेडेंस एक फेजर क्वांटिटी होती नहीं है, तो यहाँ मैं एरो नहीं बनाऊंगा, यहाँ सिंपल एक ट्राइंगल बनाऊंगा। ये क्या था? आर। ये क्या था? एक्सएल। ये क्या था? मोड जेड। ये एंगल कितना था? थीटा। तो यहां से भी अगर मैं पावर फैक्टर कैलकुलेट करूंगा तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा? कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा कितना आ जाएगा? आर अपॉन मोड जेड। आर अपॉन मोड जेड। तो आई होप ये मैंने जो भी पढ़ा इस लेक्चर के दौरान आपको समझ आया होगा। तो फिर इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।